Hello guys, welcome to my YouTube channel AP Creator. My name is Ashik Pewal. Today I am starting this channel. Yes, मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर आपको सारे कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। आप जो भी स्टैंडर्ड में उस पर आपको मैं कंटिन्यूसली एक से एक वीडियोस लाके देता रहूँगा यहाँ पर ही इसी चैनल पर। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ HSC दैट इज़ 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड का मैं आज पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सिलेबस दैट इज न्यू सिलेबस जो अभी चेंज हुआ था रिसेंटली, जो कि 2021 के लिए एक न्यू सिलेबस है, उसी का मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसका भी फर्स्ट चैप्टर किसका, OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का मैं अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले साल क्या पढ़े थे, दैट इज 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़े थे। 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देखी हमारे बिजनेस कौन से तरीके के होते हैं, उसमें मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट क्या है वो हमने पढ़े थे पीछे। तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या था, मैनेजमेंट क्या था, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय वे ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हम लोग क्या करते थे, प्लान करते थे कैसे मैनेज करना, उसका प्लान करते थे, देन कोऑर्डिनेट करते थे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या किसी भी बंदे के साथ जिससे हम लोग को काम करवाना हो। देन उसके साथ बाद हम लोग को डायरेक्ट करके हम लोग बताते थे कि भाई तू ऐसे करेगा। देन हम लोग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे, एज अ मैनेजर सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे कि कोई चीज़ें इस चीज़ से बाहर ना जाए, ऐसा ना हो जाए या गलत ना हो जाए, तो हम लोग सब कंट्रोल रखते थे। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये गाइडलाइंस है जो कि मैनेजर यूज करता है मैनेजमेंट करने के लिए ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। सो ये है अनरिटन रूल्स है, अनरिटन थिंग्स है, ये रूल्स भी नहीं बोल सकते हम लोग। दिस आर दी अनरिटन गाइडलाइंस है जिसको कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना है, वो ये नहीं पता कि आप किसी को ही फॉलो करो। ये बस गाइडलाइंस है कि अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, आपके डिसीजन टेकिंग बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्मूथ फंक्शनिंग होगा, एम्प्लॉयज आपसे लॉयल होंगे। एंड सीधी सी बात है, अगर एम्प्लॉय लॉयल होंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो ज़्यादा काम पे ध्यान देंगे, तो उससे आपके कंपनी को ही फायदा होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना। तो ये अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट आंसर। यस, अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट आंसर क्या है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी नेचर क्या है, अभी नेचर के जगह पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। अब ये लोग एग्जाम में जरूरी नहीं है कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही करके पूछे, आपको एग्जाम पूछ सकते हैं कि फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये दोनों या ये तीनों, नेचर भी आ गया तो ये तीनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि नेचर इज द सेम मीनिंग ऑफ, इट इज द सिनोनिम ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर द सिनोनिम ऑफ ईच अदर। सो दे कैन आस्क यू एनी वन name and you have to answer this. Okay, so let us start. What is the nature of principle of management? ठीक है, तो अभी जो न्यू अपडेटेड टेक्स्ट बुक आया है, तो आपको अगर टेक्स्ट बुक, हाँ अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं आया है, मुझे पता है लॉकडाउन है, इसके लिए हार्ड कॉपीज तो मिल नहीं सकती है, तो आप ई बुक खरीद सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक की ई टेक्स्ट बुक्स। ओके, तो ई टेक्स्ट बुक हमारे बाल तीर है, उनके साइट्स पे अपलोड कर दिया है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली टू वीक्स हो गए हैं। तो आपको चाहिए तो मैं आपके लिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके दैट पोर्टल पे जाके आप ले सकते हो, दैट डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं, आप सीधे ebalbalti.com पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। आपका स्टैंडर्ड डाल देना एंड जो सब्जेक्ट चाहिए आपको सीधा आ जाएगा। ओके, सो हम अभी स्टार्ट करते हैं कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या, सबसे पहले हम लोग कौन सा फर्स्ट आंसर देखते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर लिख देता हूं, चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी इसके अंदर हम लोग सबसे फर्स्ट क्या देख रहे हैं, हम लोग सबसे फर्स्ट आंसर देख रहे हैं, इसके नेचर क्या है। तो फर्स्ट इसका आंसर है क्या, नेचर। अभी नेचर के जगह पे आपको फीचर्स भी पूछ सकते हैं, या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं।
नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। तो अभी इसमें देखते हैं कि इसका नेचर और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यस, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका यही है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यस, अभी जो हमारा मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो कोई भी बिजनेस को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस वाले उसको फॉलो कर सकते हैं, भले ही वो छोटा बिजनेस हो या बहुत ही बड़ा बिजनेस हो। ठीक है, क्योंकि मैनेज करने के लिए बिजनेस को एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपको कोई ना कोई गाइडलाइंस चाहिए होती है, तो वही गाइडलाइंस ये देता है। तो अभी इसमें क्या है, ये कोई भी टाइप का बिजनेस हो चलेगा, कितना भी लार्ज हो कितना भी छोटा हो, हर कोई ये प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर सकता है। अब ये प्रिंसिपल्स क्या है, ये आगे वाले आंसर्स में आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब क्या, किसी भी टाइप के, किसी भी साइज के बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन इसे अडॉप्ट कर सकती है। इसका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई लार्ज बिजनेस ही इसको अडॉप्ट करेंगे या स्मॉल स्केल बिजनेस अडॉप्ट करेंगे, या पर्टिकुलर एक टाइप का बिजनेस या फिर पर्टिकुलर एक टाइप का जो कंपनी है वो बिजनेस या कोई और बिजनेस ही इसको अडॉप्ट करे, ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसको हर कोई अप्लाई कर सकता है अपने बिजनेस में। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट है इसका, देयर आर जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, ठीक है, इसका जो गाइडलाइंस है वो क्या है, जनरल है। अभी जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या, जनरल गाइडलाइंस मतलब कि ये नॉर्मल है, इसको आप कैसे भी तरीके से अलग अलग, कैसे भी तरीके से कोई भी बिजनेस में लगा सकते हो, प्लस अलग अलग तरीकों से लगा सकते हो, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे है, ये ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा है मतलब तू ऐसे ही करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको कैसे भी तरीके से कर सकते हैं, समझा। तो दे आर रिलेटिव इन नेचर, और यू कैन से दे आर रिलेटिव इन नेचर। ठीक है, सो अभी थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। क्या है इसका, ये हो गया ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो अभी क्या इसका मतलब क्या, तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये ऐसे ही नहीं बोल दिए गए कि भाई तुम ये कर लो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। ये प्रिंसिपल्स देने से पहले जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट जिन्होंने किए हैं, जिन्होंने दिए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत से रिसर्च किया है, उन्होंने इसको ट्राई किया है कि ये कैसे अप्लाई हो रहे, क्या इससे कैसे रिजल्ट्स आ रहे। तो इसके पीछे बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उसके बाद में ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट है प्रैक्टिस, और जो जिन जिन लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट किए हैं और अप्लाई किए हैं, तो उन्होंने उसको अप्लाई किए मतलब प्रैक्टिस भी किए हैं, समझे। तो इसके लिए ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, देन उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है क्या, फ्लेक्सिबल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लेक्सिबल। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स क्या है, ये जो प्रिंसिपल है इसका नेचर क्या है, ये बोलते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, इसको कोई भी कंडीशन में कोई भी सिचुएशन में एडजस्ट करके कैसे भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें बोला जाए, गाइडलाइन से दिया है कि भाई कि ये इस तरीके से लगते हैं, तो हम जरूरी नहीं कि उसे उसी तरीके से लगाए या उसी सिचुएशन में लगाए, हम किसी और सिचुएशन में भी उसे लगा सकते हैं या उसी चीज को मॉडिफाई करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अभी आज के ज़माने में
आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बूम पर है, टेक्नोलॉजी बहुत बूम पर है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, ओके। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की वजह से, एक मोबाइल फ़ोन की वजह से। अगर आज से हम लोग कुछ साल पीछे चले जाए तो वो टाइम पर किसी के पास मोबाइल नहीं था, ऑडियो विजुअल्स नहीं थे एक्चुअली, ठीक है। तो वो टाइम पे जो भी प्रिंसिपल्स होते थे या मैनेजमेंट डिसीजन लेता था वो अलग तरीके से लेता था। अभी जो ले रहा है वो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर ले रहा है, डिसीजंस उसी तरीके से ले रहे हैं, गाइडलाइंस वही है, गाइडलाइंस बहुत पहले से बनी हुई है। अभी उन्होंने क्या किया, देखो ये एक स्मार्ट वर्क होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करे, जैसे जैसे मार्केट अपग्रेड करे, जैसे जैसे चीज़ें न्यू आते जा रही है, कि उसके साथ हमें अपने बिजनेस को अडाप्ट करना है और डिसीजंस को हमें उस हिसाब से लेना है, समझे। तो ये फ्लेक्सिबल डिसीजन, तो इसको हम लोग फ्लेक्सिबल ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे को एज अ क्या करते हैं, गाइडलाइंस है ये, दिस एक्ट एज अ गाइडलाइंस, दीज आर नॉट दैट यू हैव टू फॉलो एज इट इज, यू कैन मेक इट little bit different, little bit more upgrade, okay, that is the point, that it is flexible, ठीक है। so next point क्या है, behaviorally nature, next point क्या है, ये behavioral है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, बिहेवियरली नेचर। बिहेवियरली नेचर का मतलब क्या, अभी जो मैनेजर है क्या वो एक ही चीज को मैनेज करता है क्या, नहीं, वो पूरे ग्रुप को मैनेज करता है। तो इसका एम क्या है, इसका एम है कि ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, उनको एक करे, ताकि वो एक अच्छा ग्रुप एक्टिविटी कर पाए, ठीक है। हमें पूरे ग्रुप को साथ में लाना है, पूरे ग्रुप को मैनेज करना है, और पूरे ग्रुप को मैनेज करके हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, प्लस उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के भी, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज के गोल अचीव होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने और ज्यादा मेहनत करेंगे, समझे। और इससे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो जाते हैं। जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो जाएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, और इससे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ही उनके काम पे पूरा डायरेक्टली अफेक्ट करती है, तो जिससे हमारा बिजनेस बहुत दूर पे जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, बिहेवियरली नेचर, ठीक है। अभी सिक्स पॉइंट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अभी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, अगर मैनेजर कोई भी डिसीजन लेता है बिजनेस के लिए या कोई एम्प्लॉय को निकालने के लिए या कोई भी चीज के लिए, उससे क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको अफेक्ट होता है, मैनेजर को होता है, नहीं, बिजनेस को होता है, वो कंपनी को होता है। तो सबसे मेन चीज क्या, अगर एक डिसीजन लिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर एक अच्छा डिसीजन लिया तो उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, और बुरा डिसीजन ले लिए तो उसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ये गाइडलाइंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मैनेजर को कि एक अच्छा डिसीजन ले, एक अच्छा डिसीजन लेगा तो ही एक अच्छा इफेक्ट आएगा उससे, बुरे डिसीजन से बुरा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो वही है ये पॉइंट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, वही बात है इसमें, और कुछ नहीं। और फिर देन सेवेंथ पॉइंट, और जो लास्ट पॉइंट है इस आंसर का, सेवेंथ पॉइंट क्या है, सेवेंथ पॉइंट इज ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है। अभी मैनेजर ने चलो बोलता है कि ठीक है मैं प्रिंसिपल तो अडॉप्ट कर लेता हूँ, बट उसको कुछ प्रिंसिपल ही अच्छे लगे और उसने उसमें से कुछ ही 2-3 अप्लाई कर दिए, तो क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा। एग्जाम में पढ़ना आपको 10 चैप्टर है, आप पढ़ के गए खाली 2 चैप्टर, क्या होगा, पास होगे नहीं ना। वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी यही होता है,
अगर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगाना है तो सबके सब स्टेप बाय स्टेप हर पर्टिकुलर जगह पे लगाने हैं। एक कोई लगाओगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे बराबर। हर प्रिंसिपल इक्वल इंपॉर्टेंस है, हर प्रिंसिपल को लगाना इंपॉर्टेंट है, तो हर प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। और करना भी चाहिए बिजनेस में, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे डिसीजन लेने हैं, ये आपको गाइडलाइंस की तरह एक्ट करता है। तो बस अभी यही था नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको चाहिए, अगर आपके पास पीडीएफ अभी तक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते। सो गाइस, अभी हमारा सेकेंड आंसर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकेंड आंसर है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। तो हम लोग देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट क्या देखते हैं, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो भी इसके क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम लोग को ये फॉलो करना चाहिए, क्यों करेंगे हम लोग फॉलो। तो अभी ये इसी के लिए ये आंसर बोलता है। ये आंसर बोलता है कि तुम्हें फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल मैनेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपको इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर। ये आपको एक बिजनेस का इंसाइट देता है। क्या करता है? इट प्रोवाइड्स, फर्स्ट पॉइंट क्या करता है? प्रोवाइड इंसाइट, आइए प्रोवाइड इंसाइट टू दी मैनेजर। क्या करता है? इंसाइट प्रोवाइड करता है। कैसे? इसको हेल्प करता है। कैसे? अंडरस्टैंड करने में कि ये बिजनेस में कैसे सिचुएशन आ रहे हैं, और जैसे जैसे सिचुएशन आ रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे देखना है। तो जब उसको एक प्रोवाइड होगा एक मैनेजर को, लाइक उसको पता होगा कि हाँ भाई ये बिज़नेस ऐसा है कि मैं इसमें ये चीज़ें कर सकता हूँ, अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस आते हैं तो उसको क्या होता है, मदद होती है, जिससे उसका डिसीजन मेकिंग अच्छे होते हैं। ठीक है। तो सेकेंड इज दी helpful in efficient utilization of resources. Second is utilization of resources. Utilization of resources सबसे फेवरेट पॉइंट है हमारा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी रिसोर्सेज कौन से रिसोर्स एक कंपनी के लिए या एक बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है उसका? तुम खुद, हम खुद, मैन पावर। अगर मैन पावर ही नहीं होगा कंपनी के पास तो कंपनी फंक्शन कैसे करेगी? प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। अगर सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा अगर इफेक्टिव सेल्स नहीं कर पा रहा है, लीड नहीं निकाल पा रहा है, तो क्या वो कंपनी का ग्रोथ होगा? सेल्स ही नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो अपने एम्प्लॉय को पे नहीं कर पाएगा, तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाइड। भाई मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, पुक्कड़ में काम क्यों करूँ? तो एम्प्लॉय क्या कर देगा? तुम्हें छोड़ के चले जाएगा तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास। समझा? तो इससे क्या होगा? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। तो अभी हम लोग के पास मैन पावर है, अगर हम लोग के पास सब कुछ है, अगर हम लोग उसको प्रॉपरली मैनेज ही नहीं कर पाए तो क्या हो सकता है वो बिजनेस का? आप खुद ही सोच लो। ठीक है। हमारे पास सब चीज़ें हैं बट हमें उसको मैनेज करने ही नहीं आता है। कैसे सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, क्या डिसीजन लेना है, हमें पता ही नहीं है। तो हम लोग उसको क्या कर पाएंगे? प्रॉपर यूटिलाइज करने के हम लोग को वेरियस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ चीज़ें देनी पड़ती है, इंसेंटिव्स उनको देने पड़ते हैं, बोनस देने पड़ते हैं, और भी डीएनएस अलाउंस होते हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोग देते हैं ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है वो एफिशिएंट ही हो, उसकी एफिशिएंसी बढ़े। और ये सब चीज़ें हम उनकी काम के ऊपर देते हैं। अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो उतना ज़्यादा उनको बोनस, डीए मिलेगा एंड ऑल चीज़ें मिलेगी। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको मैनेज करने के लिए सबसे मेन है
ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कौन करता है? मैनेजर। मैनेजर ही उनको इकट्ठा रखता है और अपने सारे काम करवा के लेता है, ठीक है। वो काम कैसे निकलवाता है? अपने सारे एम्प्लॉयज़ के पास से ग्रुप के साथ उसको जोड़ के रखता है और गोल्स अचीव करता है, किसका? कंपनी का एज वेल एज दैट एम्प्लॉयज़, दोनों का गोल। तो वैसे उसको मैनेज करना, यूटिलाइजेशन प्रॉपरली वो यूटिलाइज करता है कि भाई ये तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, समझे। तो वो था सेकेंड पॉइंट, दैट इज इंक्रीज utilization of increasing efficiency या utilization of resources. Okay, then let's come to the third point. Third point क्या है? Scientific decision. Third point is scientific decision. Scientific साइंटिफिक, ठीक है। अभी साइंटिफिक डिसीजन क्या, तो आपको टर्म साइंटिफिक से ही पता चल जा रहा होगा। साइंटिफिक क्या? रिसर्च, रिसर्च कर देगा प्रॉपर, एक सोल्यूशन मिलता है, वैसा डिसीजन वो ले पाता है। वो रिसर्च वो चीज़ों को रिसर्च करता है, देखता है, और वैसे ही वो एक प्रॉपर डिसीजन पे आता है, एक कंक्लूजन पे आता है। तो वो है साइंटिफिक डिसीजन। देन पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 इज दे हैव टू अंडरस्टैंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए हेल्प करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड करने। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करने। अभी एक बिजनेस है, बिजनेस के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। अभी स्टेक होल्डर्स क्या, कौन कौन स्टेक होल्डर्स है? एम्प्लॉय, देन शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, जिन जिन को वो सर्विस देता है, जिनसे वो चीज़ें लेता है इन रिटर्न। तो उसको अभी बिजनेस सारे रिसोर्सेज किधर से ले रहा है? हमारे पास से, कंज्यूमर के पास से। रिसोर्सेज सब हमारे पास से ले रहा है, ठीक है। मैन पावर हम दे रहे, एक कंज्यूमर ही एक एम्प्लॉय होता है, और जो बाकी सारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, सब कुछ वो ले रहा है हमारे नेचर के पास से। तो अभी उसको भी इन रिटर्न कुछ करना पड़ेगा ना हमारे लिए। तो वो इसी को जो वो रिटर्न में करता है एक बिजनेसमैन, ताकि कुछ कुछ चीज़ें वो फुलफ़िल कर पाए जो चीज़ें उन्होंने हमसे ली है। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, इन शॉर्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपने वेरियस चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहा है। एनवायरनमेंट को, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए वो क्या कर रहा है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक बिजनेस फर्म की, कि वो एनवायरनमेंट को ज़रा भी हार्म ना करे, या हार्म करे तो भी बहुत लीस्ट हो, जिसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ड्रास्टिकली ना हो, ठीक है। तो उसको अपनी वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी पड़ती है। ओके, तो ये था वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट। देन पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। मैं R&D लिखता हूँ, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो मैनेजिंग प्रिंसिपल है ये क्या है? डायनेमिक एंड फ्यूचर ओरिएंटेड है। अभी फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब क्या? अभी ये फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब क्या? अभी जो बहुत सालों पहले बने हुए प्रिंसिपल है, क्या ये अभी यूज़ नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना यूज़। कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये टाइम के हिसाब से लोगों ने इसे अलग अलग वे से, अलग अलग तरीके से वही प्रिंसिपल को अपडेट करके बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से ये हुआ। और अभी ये लोग ने इस्तेमाल कैसे किया, क्या है वो चीज़ें? तो उन्होंने इसके लिए पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च किए कि भाई क्या कमी हो रही है, और वो वाले प्रिंसिपल्स को देखे कि ये प्रिंसिपल ऐसा है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लगा सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लगा सकता हूँ, मैं इस प्रिंसिपल को और आगे कैसे लेके जा सकता हूँ। तो वो सब पार्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, देन उसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर 6 क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। पॉइंट नंबर 6, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या? किसको कोऑर्डिनेट करेगा, किसको कंट्रोल करेगा? बोलो, क्या हुआ? बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा, और वो कंट्रोल कैसे कर रहा है? प्रिंसिपल्स को यूज़ करके,
प्रॉपरली हर एक चीज़ को अलॉकेट करके, उसके वजह से उसके पास क्या है, प्रॉपर कंट्रोल आ गया है, प्रिंसिपल्स को उसने प्रॉपरली अलॉकेट किया है सब जगह, उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोऑर्डिनेशन है हर एक के बीच में। अभी सेल्स डिपार्टमेंट वाले को सेल्स किया उसने तो वो पैसा देगा फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को जाके, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला सबको सैलरीज एंड ऑल देता है। देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको अपॉइंट करता है। जो हम इंटरव्यू देते हैं ना, इंटरव्यू, उसको रिक्रूट करने कौन आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वो लोग ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं जो हम लोग को देखते हैं कि हम, वो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये बंदा इस जॉब के लिए प्रॉपर है कि नहीं है। तो उस तरीके से वो कौन होते हैं, वो HR वाले होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले। तो हम लोग को देखते हैं, ठीक है, तो वो लोग लेके जाते हैं। तो ये सब क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है, कौन कर रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा है। इसके लिए तो कंपनी इतना इफेक्टिवली चल रही है, तो वही प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दोनों साथ में आया, समझे। जिससे आज देखो रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी है, अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी, CEO मैनेजमेंट, ओके, ही हैज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। ही नोस सेल्स डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, HR में क्या हो रहा है, ठीक है, फाइनेंस कितना आ रहा है, सबको उसने पता है, उसको पता है उसका स्ट्रेटजीज क्या, वो डिसीजन ले रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करके, समझे। ये होता है पावर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके। देन लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, 7th पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या, ऑब्जेक्टिव नाम से क्या लगता है आपको, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा ये ऐसा। ऑब्जेक्टिव मतलब, ऑब्जेक्टिव इट इज़ अ फैक्चुअल एविडेंस, ठीक है। जो भी डिसीजन लेने के लिए करते हैं वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। क्या ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, फैक्चुअल अप्रोच। वो फैक्चुअल चीज़ों को देखते हैं, फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर ही वही डिसीजन लेते हैं ताकि एक प्रॉपर साउंड डिसीजन आए, ठीक है, और उससे एक बेटर सोल्यूशन क्रिएट हो, समझा। तो इसके लिए क्या है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, इसके लिए इसका इम्पोर्टेंस, इसके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस क्यों है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इससे एक जो मैनेजर है उसको इंसाइट पता चलता है कि मेरे बिजनेस में क्या क्या मैं डिसीजन ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ, कितने अच्छे से ले सकता हूँ, और मैं मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करूँगा, प्रॉपरली सारे रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करूँगा, वो एक साइंटिफिक डिसीजन ले पाता है। देन उसको अपने सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करता है with the help of management principles, and research and development में help करता है उसके to upgrade the plans, upgrade the decision makings, and then he can coordinate and control all the departments in the organization and with the objective approach, okay, that is actual things, not the fictitious thing. So here we have completed 2 answers, okay. So next answer is the actual principle. What is the principle of management? So there are 2 principles of management. I am just giving you the brief in this video. Then the 2 principle is going to be in the next video, that is part 2 of this chapter, okay. So let me give you the name of the answer. That is, third answer will be the Henry Fayol's principle. Henry Fayol is a person who gave the principle of management. He gave approximately 14 principles to follow. Then after that there is a scientific management. So this we are going to see in the next video. So let's subscribe, hit the subscribe button below, and please like if you like the video, and give me a comment so that I will get motivated and I would know that what should I do in my future lectures, okay. So please don't forget to subscribe my channel.